हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। आज 27 फरवरी को कई सारे आर्टिकल्स हैं जो डिस्कस करेंगे हम। पहला आर्टिकल है लेसन्स फ्रॉम हिंडनबर्ग स्किन इन द गेम अप्रोच। दूसरा है स्मोक सिग्नल्स फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी स्फीयर। तीसरा है सेटलिंग स्कोर्स। चौथा है रिड्यूसिंग पेन। देन टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी इन ओटीटी रेगुलेशंस के बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल है। देन द सोफिस्टिकेटेड एनाटॉमी ऑफ हीट वेव्स, इसमें ज्योग्राफी और अल नीनो की जो बात है उसके बारे में एक आर्टिकल है। देन और मेंसुरल लीज पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड ग्लोबली, जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, कोई वर्डिक्ट नहीं दिया। उसके ऊपर दो आर्टिकल हैं बेसिकली, ये वाला रिड्यूसिंग पेन और साथ ही साथ ये आर्टिकल दूसरा जो है लीव पॉलिसीज पे, ये दोनों ही एक ही तरह के आर्टिकल हैं। देन द मल्टी ईयर साइबर अटैक ऑन गो रेडी सर्वर्स के ऊपर भी एक आर्टिकल है। ठीक है, तो पहला आर्टिकल लिखा है प्रवीण चक्रवर्ती साहब ने और ये लिखते हैं द रिसर्च फर्म्स विलिंगनेस टू टेक अ फाइनेंशियल बेट इज व्हाट लेंड क्रेडिबिलिटी टू इट्स फाइंडिंग्स। मतलब वो कह रहे हैं कि जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट प्रेजेंट करी उसके साथ जो फाइनेंशियल बेटिंग हुई, क्योंकि हिंडनबर्ग कंपनी एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है जो स्टॉक और बॉन्ड मार्केट में डील करती है और साथ ही साथ जो उनका मेन काम क्या है, शॉर्ट सेलिंग करना। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि आप इस बात पे दांव लगाते हो कि कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाएगा और जितना वो नीचे जाएगा उस कंपनी को फायदा होगा। तो जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी तो उन्होंने अपने साथ ही साथ एक बड़ा दांव भी लगाया मार्केट में कि कंपनी का प्राइस, अडानी ग्रुप की बात हो रही है, जब प्राइस नीचे जाएगा तो उनको फायदा होगा। तो लोगों को ये फायदा ये समझ में आया कि अगर इस कंपनी का जो रिपोर्ट गलत साबित होती है तो मार्केट का प्राइस ऊपर भी जाएगा और उनको लॉस भी होगा। तो ये जो प्रॉफिट मेकिंग जो बेट लगाई गई इस रिपोर्ट के साथ, उसने पूरे गेम को चेंज कर दिया। और इसका फायदा क्या, इसका नुकसान क्या हुआ? फायदा तो हुआ हिंडनबर्ग को, पर नुकसान क्या हुआ कि बहुत बड़ी फाइनेंशियल किलिंग हुई, बहुत बड़े मैसिव लेवल पर स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है अडानी ग्रुप के शेयर्स का, वो नीचे गया और जो शॉर्ट सेलिंग थी, जो जिसके लिए पैसा लगाया था हिंडनबर्ग ने, उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ। जबकि इसी सवाल को सुप्रीम कोर्ट में उठाया भी गया था, तो वहां पे सवाल को इसको उठाया गया कि हिंडनबर्ग ने इमोरल ग्राउंड्स पे किसी कंपनी पे क्वेश्चन उठाया और अपने फायदे के लिए काम किया। लेकिन इमोरालिटी और इलीगैलिटी में फर्क होता है, इसको बाद में हम समझेंगे। नाउ उसके साथ ही साथ कुछ और भी एलिगेशंस लगाए गए सरकार के ऊपर कि उनका कनेक्शन अडानी ग्रुप पे है, उस पर हमें नहीं जाना है। पर समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि वो मेंशन कर रहे हैं कि क्या अगर हिंडनबर्ग ये रिपोर्ट से पब्लिश करता और साथ ही साथ वो अपने साथ ये फाइनेंशियल बेटिंग ना करता शॉर्ट सेलिंग की, तो क्या रिपोर्ट की इतनी क्रेडिबिलिटी रहती? तो सवाल का आंसर है शायद नहीं, क्योंकि लोगों को तभी विश्वास उनके ऊपर ज्यादा बना, ऐसा वो गेस कर रहे हैं, कोई पक्का प्रूफ नहीं है, कि लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस तब मिली जब उन्होंने साथ ही साथ पैसा भी लगाया कि अगर हम अब इसके ऊपर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, अगर ये सच नहीं है और ये सच ना होने की वजह से अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो उनको लॉस भी होगा। और इसी ट्रेंड की वजह से मार्केट में लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया और अडानी ग्रुप के जो शेयर प्राइस थे वो नीचे गिरते चले गए। इसी स्ट्रेटेजी को वो कह रहे हैं स्किन इन द गेम। जिसको कहते हैं स्किन इन द गेम, जहां पे आपका पैसा भी लगा हुआ है और आप भी एक तरीके के फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो किसी कंपनी के अंदर। पर ऐसा क्या पहले नहीं हुआ है? ऐसा पहले भी हुआ है। क्रेडिट साइट्स करके कंपनी है जिसने पहले भी ऐसी रिपोर्ट को पब्लिश किया था 2022 में, पर लेकिन उसको इतनी वेटेज नहीं मिली और कुछ भी नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा शेयर के वैल्यूएशन को लेकर के। बट इसी रिपोर्ट में इतना इम्पैक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि उसने बहुत बड़ा बेट या बहुत बड़ा कहना चाहिए मार्केट में पैसा दांव लगाया था कि अगर इसका प्राइस नीचे नहीं गिरा तो उनकी कंपनी को नुकसान भी होगा। और इसी की वजह से जो प्लॉटिंग की गई, जो कॉन्स्पिरेसी कहना चाहिए इनडायरेक्टली, जो प्लॉटिंग की गई, माइंड मैप किया गया, इस बात को क्लेम करने के लिए कि वो सही है, मार्केट का रुख उसने चेंज कर दिया। इस बात को वो हाईलाइट करते हैं और इस स्ट्रेटेजी को मेंशन करते हैं इस नाम से, इसका नाम है स्किन इन द गेम। राइट, एक बड़े राइटर हुए हैं मेंशन, इस आर्टिकल में नाम उनका दिया गया है, उसको उसकी स्ट्रेटेजी को ये हाईलाइट कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बात को भी कहते हैं कि इलीगैलिटी और इमोरालिटी में फर्क होता है। मतलब इस बात को सुप्रीम कोर्ट में हमारे सॉलिसिटर जनरल ने उठाया कि हिंडनबर्ग ने इमोरल ग्राउंड्स पे ये बेसलेस एलिगेशंस लगाए और कंपनी की रेपुटेशन को नीचे ले गए। लेकिन ऐसा कोई इलीगैलिटी तो नहीं हुई ना। और वो ये राइटर ये भी नहीं कहते हैं कि वो ये क्लेम नहीं करते कि बुक्स में कोई खराबी नहीं थी, अदानी की ग्रुप्स में कोई खराबी नहीं थी, ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन फिर भी जो ये काम हुआ, वो कह रहे हैं कि इमोरल होना और इलीगल होना दो अलग अलग चीजें हैं, इस पर डिबेट की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो बैटिंग की गई उससे काफी लोग इसके अंदर गेम अप्रोच लिया गया, काफी काफी जो है लोगों की जॉब जेड की, काफी पैसा खराब हुआ, काफी लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन जो इस पूरा गेम चेंजिंग पैराडाइम था हिंडनबर्ग का, उनकी जो प्लॉटिंग थी इसमें वो सक्सेसफुल रहे।
नेक्स्ट आर्टिकल है स्मोक सिग्नल्स ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी स्फीयर। इसको शंकर नारायण ने लिखा है, जो पीएचडी स्टूडेंट है। वो कहते हैं कि टेक्निकल इनोवेशन इन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी पर टेक्निकल इनोवेशन की जो पॉलिसी है वो डीपन हो तो रही है, लेकिन उसमें काफी अनइवन से लैंडस्केप भी हैं। वो अनइवन से लैंडस्केप क्या है, जो अभी लास्ट वीक की बात है, 6 to 8 फरवरी की बात है, जहां पर लॉन्च किया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पेटेंटेड सोलर कुक स्टोव को लॉन्च किया गया है फिर से, जिसको कहा जा रहा है कि बहुत गेम चेंजर है और बहुत कैटलिस्ट चीज है और लो कार्बन एमिशन में हेल्प करेगा। उसको सवाल उठाते हुए कहते हैं कि ये तो ठीक है कि ग्रीन हाइड्रोजन के साथ ही साथ आप लो कार्बन एमिशन के लिए इसको ला रहे हो, पहले भी सरकारें ला चुकी हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो स्टेप उठाने का ये है कि आप 99% कट कर रहे हो एलपीजी की सब्सिडी में। ठीक है, मतलब आप लोगों को लो इनकम हाउस होल्ड वालों को आप 15,000 का चूल्हा दे करके, जो स्टोव है दे करके, आप अच्छी कार्बन एमिशन को कम करना चाहते हो, बट साथ ही साथ अपने आप एलपीजी की सब्सिडी को भी तो कम कर रहे हो। तो आप एक तरीका बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, पर क्या इस 15,000 रुपए के स्टोव से लोगों का फायदा होगा? क्योंकि जो जो मेजोरिटी में हमको स्मोकलेस चूल्हे या स्मोकलेस इन्वायरमेंट बनाना था रूरल एरिया में। रूरल एरिया में लोगों की अर्निंग कैपेसिटी ऑलरेडी कम होती है, तो उस कंपैरिजन में वो 15,000 का चूल्हा कहाँ से ले पाएंगे? और साथ ही साथ क्या ये जो 15,000 का चूल्हा है विल ट्रांसफॉर्म कुकिंग प्रैक्टिस, जो हमारी कुकिंग प्रैक्टिस है, कंडे जलाना, लकड़ियां जलाना, क्या उसको ट्रांसफॉर्म कर पाएगा? और साथ ही साथ जो एलपीजी की कॉस्ट है, फॉरेक्स है, कार्बन कट की जो एमिशन की हम बात करते हैं, वो क्या इससे अचीव हो पाएगा? इस पे वो कुछ सवाल उठाते हैं, क्योंकि पहले भी कई ऐसी गवर्नमेंट्स रही हैं जिन्होंने इसको अप्लाई किया। 1950 की बात करते हैं, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी ने एक सोलर कूलर कुकर बनाया था, जो जो अनसक्सेसफुल रहा था, जिसके ऊपर डीडी कोसाम्बी ने कहा भी था कि जस्ट रिफ्यूज टू वर्क। तो ऐसे पहले भी हो चुके हैं। साथ ही साथ 1953 में एसपी राजू का ब्रेन चाइल्ड था स्मोकलेस चूल्हा, वो भी अनसक्सेसफुल रहा। साथ ही साथ जो हमारे ट्रेडिशंस हैं कि जहाँ पे हम लकड़ियां जलाते हैं, फायरवुड और काउ डंग को यूज करके अपना खाना पर प्रिपेयर करते हैं, उन चीजों को हम चेंज कहाँ तक करेंगे? और ये चूल्हा होते हैं, इनकी डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी पे सवाल हमेशा उठाए जाते रहे हैं। उसके अलावा 50% सब्सिडी के साथ 2001 की रिपोर्ट में मेंशन था, 2001 में ये बात मेंशन हुई थी, जो कि हम एक इम्प्रूव चूल्हा लाएंगे जहां पे हम लोगों को अच्छा ड्यूरेबिलिटी भी देंगे और साथ ही कम पैसा भी लगेगा और लोगों के जो है काम करने के तरीकों में भी चेंज आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो भी फेल हो गया। और साथ ही साथ फेल क्यों हुआ था? कंस्ट्रक्शन, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन की वजह से वो फेल हो गया। उसके साथ ही साथ 2014 में उन्नत चूल्हा अभियान लाया गया, जहाँ पे इसी तरह के चूल्हे को लाने की बात हो रही थी, जहाँ पे नेशनल बायोमास कुक स्टोव इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें 80% रूरल हाउस होल्ड तक चूल्हा पहुंचाने की बात कही गई थी 2004 में, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल रहा। तो इस बात को वो कहते हैं कि क्या हम किस ग्राउंड पर अपने अपने जो ग्रामीण इलाकों में चूल्हा पहुंचा रहे हैं, हम उनको वही हजार तक वापस लेके जा रहे हैं जहां से हम उसको निकाल करके लाए थे। क्योंकि अल्टीमेटली सब्सिडी कम करके और फ्यूल प्राइसेस को बढ़ा करके आप इस लेवल पे ला रहे हो जहां पर लोगों का सर्वाइवल करना मुश्किल है, तो चूल्हा पकड़ा रहे हो। लेकिन चूल्हे के जो हजार्ड है, जो दिक्कतें हैं, वो भी तो हमारे देश के लोग ही फेस करेंगे। इस बात को वो इस आर्टिकल में उठाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरवेंशन देन एंड हाउ। तो अब समस्या ये है कि क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर इसको करेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले क्या है कि हमें पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना चाहिए अपने देश के लोगों को, पर कैपिटा इनकम, जहां पे वो सब्सिडी अगर आप कम भी करते हो, क्योंकि सब्सिडी कम हो रही है, तो उस केस में क्या होगा कि एलपीजी की डिमांड कम हो जाएगी। एलपीजी की डिमांड कम नहीं होगी, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एलपीजी में अपनी सब्सिडी को कम कर देते हो तो चूल्हा तो लोग खरीदेंगे, तो गैस तो लोग को चाहिए ही चाहिए। तो क्या करना है? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना है स्टेट्स और सेंटर की सब्सिडीज को लेकर के। अगर ऐसा किया जाता है, मतलब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सब्सिडीज और साथ ही साथ पर कैपिटल इनकम अगर आप बढ़ाते हो, तो लोगों का एनर्जी कंजम्पशन को आप बैलेंस कर सकते हो। साथ ही साथ पब्लिक मनी इज नाउ, उस सवाल पे उठाते हैं कि पब्लिक मनी कहाँ फनल हो रही है? इनटू हेविली सब्सिडाइज लार्ज स्केल प्राइवेट प्रोजेक्ट्स। मतलब जो पैसा आप सब्सिडी में बचा रहे हो, वो सारा पैसा आप दूसरे इन्वेस्टमेंट में, जो ग्रीन एनर्जी के बड़े
बड़े इन्वेस्टमेंट है, कमर्शियल यूज के लिए, उसमें लगा रहे हो तो वो भी सही नहीं है। साथ ही साथ टुडे टेक्निकल इनोवेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी डिस्पाइट इट्स प्रीटेंशन सर्व्स टू एंट्रेंच अ हाईली अनइवन एनर्जी लैंडस्केप, और इसी वजह से जो अनइवननेस बन रही है, जिससे हमारा जो एनर्जी टारगेट्स है वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, साथ ही साथ जो सब्सिडी का पैसा है वो कहीं और फनल हो रहा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी इन ओटीटी रेगुलेशन में मेंशन करते हैं रवि किरण इडारा, जो सिविल सर्विसेज पे हैं, कहते हैं कि कंज्यूमर अवेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इन ग्रीवियंस रिड्रेसल विल फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज ओटीटी रेजिम। मतलब कंज्यूमर में अवेयरनेस होनी चाहिए, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कहां पर? ग्रीवियंस रिड्रेसल। ग्रीवियंस रिड्रेसल का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पे अगर आपको कोई समस्या आती है तो अपनी समस्याओं को, कंप्लेंट्स को आप वहां पहुंचा सकते हो और वहां उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। पहले देखते हैं कि ओटीटी का मतलब क्या होता है। ओवर द टॉप, मतलब ओटीटी का मतलब है ओवर द टॉप इज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग टेलीविजन एंड फिल्म कंटेंट ओवर द इंटरनेट एट द रिक्वेस्ट एंड टू सूट द रिक्वायरमेंट। मतलब ध्यान दीजिएगा कि जो टेलीविजन और फिल्म का जो कंटेंट है आपको किसी और ऐप के माध्यम से मिलने को ओवर द टॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, अगर एग्जाम्पल आप लें तो नेटफ्लिक्स से मूवीज हम देखते हैं तो वो क्या है? एक ओवर द टॉप ऐप है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट का यूज करके टेलीविजन और फिल्म, टेलीविजन का फायदा उठाते हो, एंजॉय करते हो और फिल्म्स को देखते हो। तो जितनी भी एप्स हैं, जैसे प्राइम वीडियो हो गया, यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सभी के सब इंटरनेट का यूज करके आपको जो सारा मनोरंजन के साधन मुहैया कराते हैं। ठीक है, सो ओवर द टॉप इज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग टेलीविजन एंड फिल्म कंटेंट ओवर द इंटरनेट एट द रिक्वेस्ट एंड टू सूट द रिक्वायरमेंट। आपकी जरूरत के हिसाब से आप तक मनोरंजन को पहुंचाने को ओवर द टॉप कहते हैं। ठीक है, जैसे मूवीज आती हैं, टीवी सीरीज आते हैं, कई सारे सीरीज चैनल्स आते हैं जो आपको एप्स की हेल्प से देखने को मिलती है और जिसमें आप इंटरनेट का यूज करते हो। प्री के पर्पस इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नाउ इसको रेफर करते हुए कहते हैं कि इंडिया में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू करी हैं, एथिक्स कोड बनाए हैं, और फिर भी वो सारे के सारे कोड जो हैं वो सेल्फ रेगुलेशन के आधार पे काम करते हैं। कोई ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म या कोड ऑफ एथिक्स का की अथॉरिटी या बॉडी नहीं है जो इनकी समस्याओं को केटर कर सके। ठीक है, दूसरी बात कहते हैं कि जो भी डेटा अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, वो पेरेंटल लॉक्स पे साथ ही साथ क्लासिफाइड करा जाता है, मतलब कि अनरिस्ट्रिक्टेड, अडल्ट और टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, पर वो भी सेल्फ रेगुलेशन के आधार पर है। उसके ऊपर कोई ऐसी बॉडी नहीं है जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सके। तो होता क्या है, जब कोई रिस्ट्रिक्शन लगता नहीं है तो क्या है कि कोई भी कंटेंट कोई भी देख सकता है। ऑल्दो अगर आप सर्टिफिकेशन पे जाएं तो U/A इस तरह के सर्टिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्योंकि जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो एक 12 साल का बच्चा भी इसको देख सकता है, एक अडल्ट भी देख सकता है। तो अगर किसी बच्चे का नुकसान हो भी रहा है कोई गलत डेटा देखने की वजह से, या कोई भी सेक्सुअल कंटेंट है, या उसके मतलब का डेटा नहीं भी है, या मूवी नहीं भी तभी वो देख रहा है, तो इस केस में आप किसी बॉडी को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये मेरा बच्चा देख रहा है या उसके लिए नहीं था। इसी की वो बात करते हैं कि कोई ऐसा वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं है जहां से क्लियर होता है कि कौन सी एज का बच्चा या कौन सी एज का व्यक्ति क्या देख रहा है, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें होती हैं। जबकि सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग तरीके के नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, उनके लिए अलग बॉडीज भी हैं। इवन सिंगापुर में तो डेडिकेट रेगुलेटरी बॉडी भी है जो इन सब चीजों का ध्यान देती है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखें, जैसे कि फिल्म सर्टिफिकेशंस होते हैं, वही सर्टिफिकेशंस यहाँ पे भी होते हैं, जिसमें U/A या S तरह के सर्टिफिकेशंस के नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा U लिखा होता है, U/A लिखा होता है, S लिखा होता है। ये सब सर्टिफिकेशन है इस बात को मेंशन करने के लिए कि कौन सा कंटेंट कौन देख सकता है। अगर हम OTT ब्लॉकिंग की बात करें तो सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना और इंडोनेशिया में OTT पूरी तरीके से ब्लॉक है। इंडिया में भी है, तो ब्लॉक नहीं है, लेकिन यहाँ पे नियम कायदे कानून स्टेटस को के आधार पे है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया ने अपने लिए कई तरह अच्छे तरीके के इनहांस OTT एक्सेस के नियम बना रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रीन वाला बटन है वो बिहेवियरल, माय मिस्टेक, जो ग्रीन वाला जो सिंबल है इसका मतलब है बिहेवियरल रेगुलेटरी अथॉरिटीज यहाँ बनी हुई हैं, और जो ब्लू वाला सिंबल है इसका मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस के आधार पर चीजें बनाई गई हैं। तो हमारे देश में क्या है, स्टेटस को का आधार है, मतलब हमने भी कोई खास करके नियम नहीं बनाए हैं। हमारे अंदर हमारा जो सिंबलाइज कर रहे हैं हम, रिव्यू, रेगुलेटरी डिसीजन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे हम चल रहे हैं, जो हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट है। मतलब हमने सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन के आधार पर ही चीजों
को लगा रखा है। अगर जब आप इसको और एक्सप्लोर करेंगे तो जब मैं ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे गई तो मैं देखा कि यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जो यूपीएससी में प्री में पहले पूछे गए हैं, तो आपको देख लेने चाहिए। पहले यू का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, मतलब कोई भी देख सकता है। ए का मतलब है कि अडल्ट ऑडियंस देख सकती है। यूए का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन सब्जेक्ट टू पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन एज बिलो द एज ऑफ 12, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और एस का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड ऑडियंसेस सच एज डॉक्टर्स और साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये पहले पूछा भी गया, हमको पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ यूए का मतलब है कि फिल्म विद द यूए सर्टिफिकेशन कैन कंटेन मॉडरेट अडल्ट थीम्स दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इन नेचर एंड कैन बी वॉच्ड बाय अ चाइल्ड बिलो 12 इयर्स ऑफ एज अंडर पेरेंटल गाइडेंस, मतलब बच्चा देख सकता है बट पेरेंटल गाइडेंस पे ही देख सकता है। नाउ मीडिया लिटरेसी की भी कमी है हमारे देश में, जहां पर अगर मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, ऐसा कोई फ्रेमवर्क हम बनाते हैं, तो मीडिया को चाहिए, या फिर जो हमारी एसोसिएशन है, ओटीटी की एसोसिएशन भी है, वो टाइम टू टाइम अगर कैंपेन करती है, लिटरेसी बढ़ाती है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो लोग अवेयर हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो कंटेंट किसके लिए है, या वायलेंस से भरा है या सेक्सुअल है नॉन सेक्सुअल है, उसके बारे में भी अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो इसी बात को वो उठाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड बॉडी होनी चाहिए जो इस बात को उठाए कि कौन सा कंटेंट कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है। साथ ही साथ अ पीरियोडिक ऑडिट ऑफ द एक्चुअल एग्जिस्टेंस एंड एफिकेसी ऑफ एक्सेस कंट्रोल एंड एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म एंड द डिस्प्ले ऑफ ग्रीवियंसेस एंड रिड्रेसल डिटेल्स बाय ईच ओटीटी प्लेटफॉर्म मे बी अंडरटेकन एन इंडिपेंडेंट बॉडी, मतलब ये सारी चीजें एक इंडिपेंडेंट बॉडी को फॉलो करनी चाहिए, जिसके अंदर आपका क्या आता है, एज कंट्रोल है, ग्रीवियंस रिड्रेसल है, और इंडिपेंडेंट बॉडी अगर होगी तो आपको इन सब चीजों का फायदा मिलेगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप वहां जाके सवाल कर सकते हो। जबकि हमारी मिनिस्ट्री ने नियम कायदे कानून तो बनाए हैं, पर फॉलो करने वाला जो जो इशू है, क्योंकि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो ये फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल चीज पेश आती है लोगों को, इस बात को वो उठाते हैं। ठीक है, आते हैं सर्टिफिकेशन पे। तो अगर आप देखें ए और एस, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये कभी कभी पूछे जाते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल बनेंगे। प्री में पूछे जा सकते हैं, मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पूछे जा सकते हैं। पर अगर पूछा जाए कि हमारे देश में कोई बॉडी है ही नहीं, कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इन सब चीजों को देखती है, तो ऐसा नहीं है। आईडीसी है, जिसका फुल फॉर्म है इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी कंप्राइजिंग ऑफिसर नॉमिनी फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डोमेन एक्सपर्ट्स। आईडीसी है, लेकिन कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट हैव अंडरलाइन द नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर रेगुलेटिंग ब्रॉडकास्ट कंटेंट। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि एक ऐसी बॉडी बनाई जानी चाहिए, पर अभी तक बनी नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है सेटलिंग स्कोर्स। इसमें जो भी कुछ दिन पहले इंसिडेंट हुआ था, जहां पे पवन खेड़ा साहब ने कुछ गलत स्टेटमेंट्स को यूज किया हमारे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट, उसके लिए आर्टिकल है, इसमें नहीं जाना है वो डिटेल में क्या कहा, किसने क्या कहा, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये कि वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाजायज फायदा उठाने जैसी बात है कि उन्होंने कुछ कहा, उसके बाद उनको बेल भी मिल गई। और ऐसी एक घटना पहले गुजरात में भी हो चुकी है, जहां पे जिग्नेश मेवानी ने भी सेम चीज की थी और ऐसे कुछ किया था, और उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आर्टिकल 19 क्या कहता है, वो प्रीम पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 19 क्या कहता है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, to form association or unions, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, और F वाला हटा दिया गया, प्रॉपर्टी वाला हटा दिया गया है। साथ ही साथ टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ क्लॉज 1 जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। जो सेक्शन 1 का सब क्लॉज ए कहता है shall effect of the operation of any existing law or prevent the state from making any law in so far as such law impose reasonable restriction, मतलब कोई भी राइट बिल्कुल असीम राइट नहीं है, सबके ऊपर लॉ है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और वो क्यों है, क्योंकि हमारे देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को दिमाग में रखते हुए तो हमारे ऊपर लॉ है। अगर ऐसा कोई घटना घटती है जो हमारे देश की संप्रभुता और इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठाती है, तो उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है रिड्यूसिंग पेन। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर जो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और जिसके ऊपर फिलहाल कोई वर्डिक्ट नहीं आया है, उसके ऊपर लिखा गया है। ये आर्टिकल कहता है
कि हमारे देश में बैलेंसिंग वर्क को लेके काफी सवाल हैं, साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे देश में महिलाओं के लिए वो पेपर्स पे तो हैं, लेकिन रियल टाइम में बहुत ही कम जगहों पर उनको फॉलो किया जाता है और हमारे यहाँ बहुत सारी अनइवननेस है। ठीक है, पर थैंक यू टू हायर एजुकेशन जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस आई है और कई कई सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए खुल करके आई हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेंज हुआ 1961 में, जहां पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को पास किया गया, अमेंडेड जो समय से बदलता रहा है और जिसमें महिलाओं को बेटर बेनिफिट्स मिलते रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इस बात को मेंशन किया, डायरेक्टिव दिया है पेटिशनर को टू अप्रोच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू फ्रेम अ पॉलिसी ऑन द मेंस्ट्रुअल पेन लीव हैज टू बी सीन। तो अभी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है, पर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को पॉलिसी फ्रेम करने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा रिमार्केबल चेंज अगर देखा जाए तो हुआ तो 1961 में, जहां पे जो टाइम पीरियड होता है मैटरनिटी लीव का वो 12 हफ्ते से बढ़ा करके 26 हफ्ते कर दिया गया था। और यकीन मानिए अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला चेंज होता है तो भी बहुत बड़ा चेंज होगा। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया में सवाल अभी उठ ही रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर इस तरह का चेंज ऑलरेडी हो चुका है। इन इंडिया और भारत में भी केरला और बिहार में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को लेकर के लीव दी जाती है और साथ ही साथ जोमेटो ने भी ऐसा ही कोई नियम इंट्रोड्यूस किया है, जबकि इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, स्पेन एंड जाम्बिया में इस तरह की पॉलिसी इंक्लूड की जाती है लेबर लॉस के अंदर। साथ ही साथ मैनी फेमिनिस्ट हैव हाउएवर डिक्राइड द मूव, जबकि जब ये डिस्कशन होने ही वाला था सुप्रीम कोर्ट में, तब कई सारी फेमिनिस्ट महिलाओं ने इस बार इसको अगेंस्ट भी किया कि इसकी जरूरत नहीं है, हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा तो उसको नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे ऐसे नए कानून ऑलरेडी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, पॉइंटेड आउट दैट देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस टू इट। अ 3 judge bench led by Chief Justice of India D.Y. Chanchur said the biological process must not become a disincentive, ध्यान दीजिएगा, डिसइंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयर्स ऑफरिंग जॉब्स टू वुमेन। मतलब जो आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो आपके एम्प्लॉयर के लिए डिसइंसेंटिव नहीं होना चाहिए आपको हायर करने के पीछे, सही बात भी है, लेकिन जो ये लीव का प्रोसेस है उसके आधार पर अगर 1-2 दिन की छुट्टियां मिलती हैं जो कई देशों में होती हैं, वो कहीं इसको कहीं हर्ट नहीं करती हैं, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाती नहीं है, ऐसी स्टडीज कहती हैं। ऑल्सो इन इंडिया देर आर प्रॉब्लम्स in need of addressing, such as lack of sanitation facilities in school and at the workplace, especially in the informal sector। इसके जैसे हमारी छुट्टियां ही नहीं, कई सारी और चीजें भी हैं जिसको एड्रेस करना जरूरी है हमारे देश में। इसके आगे की कहानी हम दूसरे आर्टिकल में भी देखेंगे और भी काफी चीजों में मेंशन करी गई है। नाउ इसके अलावा बिटवीन 2010 एंड 20 में लिख रहे हैं कि द परसेंटेज ऑफ वर्किंग वुमेन ड्रॉप फ्रॉम 26 टू 19%, मतलब परसेंटेज गिरा था वर्किंग वुमेन का अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। साथ ही साथ ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर ये देखा गया है कि महिलाएं इस ड्यूरेशन में छुट्टियां लेती हैं, तो अगर उनको छुट्टियां दे भी दी जाए तो उससे काफी कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे देश में तो साफ टॉयलेट्स ना होने की वजह से और साथ ही साथ बहुत सारी जगहों पे प्रॉपर जगह अवेलेबल नहीं है जहां पर वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकती हैं, उसके आधार पर भी समस्याएं बनी रहती हैं। तो हमारे तो कई सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, पर बाकी देशों में क्वालिटी के आधार पर उनको जगह मिली है। मेनी कंट्रीज आर ट्राई आउट फॉर 4 days वर्क डेज फॉर अ क्वालिटी लाइफ, जहां पे देखिए लिखा भी हुआ है, while others are offering paternity leave so that parenting can be rightly equally shared। मतलब कहीं पैटर्निटी लीव ज्यादा मिलती है तो कहीं पे 4 days ऑफ मिल रहा है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में महिलाएं छुट्टी लेती हैं, तो अगर उनको असिस्टेंस उनको थोड़ा रिलैक्स दे भी दिया जाए तो उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो एसडीजी का गोल नंबर 5 है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, तो ये टॉपिक हमारे लिए जेंडर इक्वालिटी में आएगा। ऑल कंस्ट्रेंट्स आर ऑन द रोड टू जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी मस्ट बी डन अवे विद। ठीक है, तो यूपीएससी के एस्पेक्ट में मेंस के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जहां पे सोशल इश्यूज को लेकर के क्वेश्चन उठाए जाते रहे हैं पहले भी। Now the sophisticated anatomy of heat waves में कुछ क्वेश्चंस ये बहुत अच्छे हैं इस आर्टिकल में, जो ये सारे आर्टिकल्स आपको हिंदू मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हो। व्हाट वाज द वार्निंग इशूड बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पहला है क्वेश्चन। व्हाई डज हीट वेव अकर, व्हाई आर दे मोर फ्रीक्वेंट इंटेंस, हाउ डू द ला नीना एल नीनो वेदर पैटर्न्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ हीट वेव्स एंड हाउ कैन वी फोरकास्ट द अराइवल ऑफ हीट वेव्स। ये सारे सवाल आपको कहाँ मिलेंगे, ज्योग्राफी में। जब ज्योग्राफी की आप तैयारी करते हो ना, स्टार्टिंग में पढ़ते हो, तो आपको इस ज्योग्राफी में अल नीनो ला नीना सब मिलता है।
तो आप स्टार्टिंग के नोट्स अपने निकालिए, वहां रिवाइज करिए। प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, सवाल पहले भी आ चुका है और मेंस में भी इसको बनने की पूरी आशंका है। ठीक है। नाउ स्टोरी कहती है कि आईएमडी ने ये कहा था कि इस बार का जो टेम्परेचर है वो 3 से 5 डिग्री हायर रहेगा, जिसमें कुछ इलाके हैं जो इलाका भारत का है, नॉर्थ वेस्ट के इलाके, वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के इलाके रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि टेम्परेचर पहले के टेम्परेचर से काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर आपको याद हो 2022 में अभी जो लास्ट निकला है विंटर्स का टेम्परेचर भी काफी हाई था, तभी कहा जा रहा था कि ये अल नीनो आने का सिम्टम है कि अगर ठंड ऐसे ही पड़ती रही तो शायद अल नीनो हिट हो सकता है। ठीक है। तो इसी बात को मेंशन करते हैं कि लास्ट 3 इयर्स हैव बीन अ ला नीना ईयर्स, क्योंकि लास्ट के जो 3 साल रहे हैं वो ला नीना ईयर्स रहे हैं, इसी वजह से विच हैव सर्व्ड एज ए प्रीकर्सर टू 2023 लाइक बीइंग एन अल नीनो ईयर, क्योंकि लास्ट के तीन साल जो है लानीना रहे हैं और लानीना की जो घटना है वो अल नीनो से जस्ट अपोजिट होती है, इसलिए अब जो साल है वो अल नीनो के हो सकते हैं। द एल नीनो इज ए कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमिना इन विच वार्मर वाटर स्प्रेड्स वेस्ट ईस्ट अक्रॉस द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। इसको हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि एल नीनो क्या घटना है जहां पे गर्म पानी की धाराएं ईस्ट और वेस्ट में अक्रॉस इलाके में मूव करती हैं, कहां पर, जहां पे इक्वेटर है पैसिफिक ओशन में, वहां मूव करती हैं। और ऐसा गर्म पानी की धाराओं के मूव होने से उसका इफेक्ट विश्व के अलग अलग इलाकों में होता है, भारत में भी होता है, जिससे सूखा पड़ने की घटना, बारिश ना होने की घटना होती है और जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी कम होता है, काफी नेगेटिव इफेक्ट आता है। एज वी ईगरली अवेट द likely birth of El Nino this year, we have already had a heat wave occur over northwest India। ठीक है, तभी हमने देखा कि इस बार जो जनवरी फरवरी का टेम्परेचर था, फरवरी का स्पेसिफिकली, बहुत ज्यादा गर्म हो गया उत्तर भारत में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि अल नीनो का साल आ रहा है इस बार, इस वजह से ये घटना घट रही है। ठीक है। अब सवाल है कि हीट वेव्स क्या है। तो हीट वेव्स हम सब जानते हैं, जब तापमान ज्यादा बढ़ेगा तो वहां पे एक लो प्रेशर का इलाका बन जाता है, तो ठंडे से गर्म की तरफ धाराएं बहती हैं, हवाएं बहती हैं, तो वो वार्मर एरिया बनता है और हीट वेव्स क्रिएट होती हैं। तो हीट वेव्स आर फॉर्म्ड फॉर वन ऑफ टू रीजंस, वार्मर एयर इज फ्लोइंग इन फ्रॉम एल्सवेयर फ्रॉम कहीं और से, और इज बीइंग प्रोड्यूस्ड लोकली। मतलब क्या है, जब गर्म हवाएं कहीं और से आनी चालू होती है लोकल एरिया में, अभी इसको समझेंगे। तो अगर आपको एयर मासेस आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है तो क्लियर हो जाएगा, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं कि मेन पॉइंट क्या है। तो जब हीट वेव्स कैसे पैदा होती हैं, जब तापमान किसी जगह का बढ़ता है और वहां पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलनी चालू हो जाती हैं, वो इस तरह से हीट वेव क्रिएट होता है। नाउ इट इज अ लोकल फिनोमिना व्हेन द एयर is warmed by higher land surface temperature, or because the air sinking down from above is compressed along the way producing hot air near the surface। वही मैंने जैसे कहा कि ये लोकल फिनोमिना है जहां पे when the air is warm, जब हवा गर्म होगी, by the higher land surface, जब ऊंची जगहों पे जब तापमान बढ़ा और गर्म हवा शुरू हो गई बननी, और बिकॉज द एयर सिंकिंग डाउन फ्रॉम द अबव इज कंप्रेस, और जो ठंडी हवा है वो नीचे बैठ जाती है, गर्म हवा ऊपर से बहनी चालू हो जाती है। लेकिन जब तापमान पूरी तरीके से बढ़ जाता है तो लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से गर्म हवा भी उसी तरह मूव होकर के जाने लग जाती है। तो ये सारी घटना हीट वेव की घटना है। इसको थोड़ा और समझते हैं आगे। First of all, in spring, India typically has air flowing in from the west, northwest। ध्यान दीजिएगा, ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये बता रहे हैं कि वेस्ट ये वाला इलाका और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट ये वाला इलाका। ठीक है। तो हमारा भारत यहाँ पे है, तो मतलब यहां से आने वाली हवाओं की बात हो रही है। इसको मैं कलरफुल कर लेती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर ब्लू से। ओके, तो मतलब हमारा भारत यहाँ पे है, तो ये इस तरफ से आने वाली हवाओं की बात हो रही है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन स्प्रिंग इंडिया टिपिकली हैज एयर फ्लोइंग इन फ्रॉम द वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। दिस डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो इज बैड न्यूज फॉर इंडिया फॉर सेवरल ईयर्स, क्योंकि ये गर्म हवाएं जो उधर मिडिल ईस्ट की तरफ से इस तरफ की तरफ आती हैं, जिसमें गर्म हवाओं का जो है ज्यादा मात्रा होती है और हमारे लिए वो दिक्कत पैदा करती है, हमारे मॉनसून में दिक्कत पैदा करती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, वेस्ट एशिया इज वार्मिंग फास्टर देन अदर रीजन्स। और इसमें क्या है, क्योंकि जो वेस्ट एशिया है वो जल्दी गर्म होता है, और इक्वेटर के पास के इलाका, आप देखिए ना, इक्वेटर हमारी ये जा रही है और इक्वेटर के पास का इलाका ये पड़ रहा है, क्योंकि इक्वेटर के पास का इलाका है और ट्रेड विंड्स का इलाका भी पड़ता है, ये ट्रेड विंड्स का इलाका पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे गर्म हवाएं जल्दी क्रिएट हो जाती हैं
और क्योंकि हम जानते हैं कि हम पृथ्वी का जो मोशन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव हो रहा है, इस तरह से मूव होता है। तो कॉरियोलिस बल और ट्रेड विंड्स की वजह से गर्म हवाएं भारत पे जल्दी इफेक्ट डाल देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अल नीना की घटना है, अल नीनो की घटना है, वो हमारे देश में होती है। साथ ही साथ while air flowing in over the oceans is expected to bring cooler air, the Arabian Sea is unfortunately warming faster, और अरेबियन सी भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे देश में सूखा या कम बारिश की घटना पैदा होती है। अगर आप इस पिक्चर में आप देखें कि इक्वेटर, जो हमारा इक्वेटर के ऊपर की जो ये जो हमारा जो ट्रेड विंड्स का इलाका है और इसके ऊपर हमारा वेस्टर्लीज का इलाका है, ठीक है। तो जब ये घटना घट रही होती है, जब हमारे जो पश्चिम में अगर आप बात करें, मिडिल ईस्ट का जो इलाका है जब ज्यादा गर्म होता है और गर्म हवाएं हमारे तक फ्लो करती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे तरफ गर्म हवा आती है, तो जब वेस्टर्लीज का जो प्रभाव आता है मानसून का, जिसमें हमारे पर ठंडी हवाएं आती हैं और बारिश होती है, वो भी गर्म पड़ जाती है, क्योंकि तापमान वाली हवाएं जब यहाँ आती हैं तो ठंडी हवा को भी वो गर्म कर देती हैं और अल नीनो की घटना घटती है। ये सारी चीजें ऐसे आर्टिकल में पूरी तरीके से मेंशन की गई हैं। और कुछ इलाकों में हरिकेन भी क्रिएट होते हैं, साइक्लोन्स भी क्रिएट होते हैं। अगर ये अल नीनो ईयर है तो बहुत बारिश नहीं होगी और हमको वो ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी को हाईलाइट करते हुए वो कहते हैं कि हमारे इलाका जो पेनिनसुलर इंडिया है, वहां पर जो हॉट एयर मास है उसकी वजह से हीट वेव्स क्रिएट होगी और हमारे जो इलाका है वो कम बारिश पा सकता है। और कुछ इलाके उत्तर भारत के जहाँ सूखा भी पड़ने की पहले घोषणा तो नहीं हुई इस आर्टिकल में, पर पहले स्टडी आ चुकी है जहाँ पे कम बारिश होने के आसार बन सकते हैं। तो इस आर्टिकल को आप गो थ्रू करें, अपनी ज्योग्राफी में प्रिपेयर करें, ये प्री के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ और इसकी जैसे मैंने कहा कंटिन्यूएशन में आर्टिकल है, आर मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इंप्लीमेंटेड ग्लोबली। तो इसको क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या पूरे विश्व में भी क्या छुट्टियां मिलती हैं लोगों को, मेंस्ट्रुअल साइकिल में महिलाओं को मिलती हैं क्या? तो 2017 का सर्वे है जिसमें 32,748 महिलाओं का नंबर्स दिया गया, नीदरलैंड्स में पब्लिश हुई ये रिपोर्ट है। इसमें लिखा गया कि 14% ऑफ देम हैड टेकन टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क और स्कूल ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, मतलब 14% महिलाएं अपना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान छुट्टियां लेती हैं। तो जी हाँ, ये नीदरलैंड्स की घटना है। तो और देशों, विश्व के और कई इलाकों में भी ऐसे हमने डिस्कस किया कि एशिया में, गाम्बिया में और साथ ही सॉरी जाम्बिया में और साथ इंडोनेशिया में और इसके साथ जापान में छुट्टियां मिलती हैं। पर हमारे देश में अभी ऐसा कोई चीज मेंशन नहीं, अभी ऐसा कोई नियम नहीं आया है। बट वीमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया गया है कि कोई पॉलिसी वो बनाए। पर चंद्रचूड़ साहब जो हमारे सीजेआई हैं, उन्होंने कहा कि हमें किसी भी तरीके से डिसइंसेंटिवाइज नहीं करना है एम्प्लॉयर को, कि वो आपको हायर करते वक्त ये सोचे कि आपको कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट तो नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने इस बात को मेंशन किया, द लॉ स्टूडेंट सेज दैट इफ यू कंपेल एम्प्लॉयर्स, उन्होंने जो हमारे सीजीआई उन्होंने कहा, द लॉ स्टूडेंट सेज दैट इफ यू कंपेल एम्प्लॉयर्स टू ग्रांट मेंस्ट्रुअल paid leave, it may operate as a de facto disincentive for the employer to engage women। मतलब एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा आप सबके लिए कि वो आपको हायर करते वक्त सोचे, इसलिए कोई नियम अभी तक बनाया नहीं गया है और आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और इसी को लिहाज से मेंशन भी किया गया कि फिलीपींस हो गया, जाम्बिया हो गया, साथ ही साथ जापान हो गया और इंडोनेशिया के कई कई जगहों पर, इवन देन इंडिया में केरला और बिहार में भी छुट्टियां दी जाती हैं मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर के। तो उसी के उठा करके सवाल उठाया गया था। और स्पेन became the first European country to grant paid menstrual leave to workers। स्पेन पहला ऐसा देश बना है जहां पर पेड menstrual लीव्स मिलती हैं वर्कर्स को, ठीक है। तो इसको आप एड ऑन कर सकते हैं अपनी तैयारी में। मेरे हिसाब से ये मेंस के पर्पस सोशल इश्यूज वाले सेक्शन में सवाल ये बन सकता है और बनने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है गो डैडी सर्वर्स को लेकर के। हम सब जानते हैं कि सर्वर्स अटैक्स और साइबर अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं, पर फिलहाल जो अटैक हुआ है वो गो डैडी सर्वर्स पे हुआ है। आपको बता दूं गो डैडी क्या है, वो गो डैडी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेन रजिस्ट्रार एंड वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आपको सर्वर जो लेना होता है वो गो डैडी की वेबसाइट पे मिलता है, ये वो कंपनी है और ये सस्ते महंगे हर तरह के सर्वर्स आपको देते हैं। तो इनके ऊपर साइबर अटैक हुआ है, डेटा हैम्पर हुआ है, डेटा मतलब डेटा स्नैच किया गया, तो ये अपने आप बड़ी घटना है। सो ऑन February 16 an unauthorized third party gained access to GoDaddy servers in its cPanel shared hosting environment, the company shared in a blogspot। Attackers installed malware on servers causing intermittent redirection of
customer websites to malicious sites, leading to increased chances of successful phishing. मतलब बाहर के थर्ड पार्टी ने इनकी वेबसाइट पे जाकर के मालवेयर अपलोड कर दिए और उनके डेटा को निकाल लिया फिशिंग का कैंपेन्स को चला करके, और साथ ही साथ डेटा हैम्पर हो गया। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि बहुत बड़ी कंपनी है जिसके ऊपर ये इस तरह का अटैक होना अपने आप में कई सारे कस्टमर्स के डेटा को लीक आउट होने वाली बात है, जो ठीक नहीं है। क्योंकि एंड सिंस GoDaddy business involves the storage and transmission of confidential information, including personal information and payment card information, they could be subject to liability, loss of business, litigation। क्योंकि जब कोई भी बंदा सर्वर लेता है तो पेमेंट ऑनलाइन करता है, कार्ड की डिटेल्स ऑनलाइन डालता है, तो उस केस में बहुत सारा डेटा हैम्पर हुआ है जो लोगों का उस वेबसाइट पे ऐड होगा। तो उस लिहाज से जो घटना है वो काफी अच्छी नहीं है GoDaddy के लिए, और इससे ट्रस्ट भी जाता है लोगों का। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में भी एम्स के ऊपर ऐसी ही घटना हो चुकी है, और साथ ही साथ डिफेंस से जुड़ी हुई एक कंपनी है, उसके ऊपर भी ऐसा ही अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ था। तो इस तरह के अटैक्स हमारे देश में भी हो रहे हैं, और ये आर्टिकल छपा है तो इसके ऊपर और डिस्कशन फर्दर आएगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस, और आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यू लाइक इट, गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपसे मैं न्यूज एनालिसिस में कुछ देर के बाद मिलूंगी। तब तक तैयारी करते रहिए।